आ गया जी, क्या आ गया? बजट आ गया। हाँ, बजट तो कल ही आ गया था मैम, हाँ बजट कल आ गया था। अब हमारे हाइलाइट्स पढ़ने का टाइम आ गया है। अच्छा, यहाँ तो हम सारे हाइलाइट्स कर रहे हैं तो सारी मोटी बातें यहाँ आ जाएंगी, लेकिन जो बच्चे और इसको डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग वाले बच्चे हैं, स्टेट पीएससी वाले बच्चे हैं, यूपीएससी का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं बच्चे हैं, तो वो आप पायल मैम का सेशन आएगा कल शाम को 4 बजे, वो भी देख लीजिएगा। चलिए करें शुरुआत जी, आ जाइए। सो हाइलाइट्स है, इस बार का जो बजट था वो इंटरिम बजट था, ध्यान रखिएगा, फुल बजट नहीं है। इंटरिम बजट कब आता है? जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी हमारे जनरल असेंबली जो जनरल इलेक्शंस हैं हमारे वो ड्यू होते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है ही, तो सरकार ने पूरे साल के लिए बजट नहीं लाया, बिकॉज पता नहीं सरकार रहे या नहीं रहे, सिनेरियो हमें पता है, पर फिर भी इसी तरह से चलता है। तो इंतरिम बजट अभी आया है, जब नई सरकार आ जाएगी केंद्र के अंदर, वो कोई सी भी हो, विचएवर, वो आकर के फिर फुल बजट पेश करेगी जुलाई के अंदर, ठीक है। इस बार 6th बजट है हमारी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी का। 5 इन्होंने फुल बजट पेश किए, 1 इन्होंने इंतरिम बजट पेश किया है। सो ये इनका 6th बजट है। इससे पहले कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने 6 बजट पेश किए थे? लिखो, बता चुकी हूं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो पीएम मोदी की गवर्नमेंट चल रही है उसका 2nd टर्म चल रहा है, तो इस 2nd टर्म का लास्ट बजट ये है। इसके बाद नई सत्र या तो इन्हीं की टर्म चालू हो जाएगी, अगर यही वापस सरकार में आए, कोई और पार्टी आई तो उनका चालू हो जाएगा। फुल बजट कब दिया जाएगा? जुलाई के अंदर दिया जाएगा, जब लोकसभा इलेक्शंस हो चुके होंगे। यहां तक क्लैरिटी है जी? चलिए। अच्छा, कल मैंने आपसे ये भी पूछा था कि 2017 के अंदर और 2016 के अंदर जब रेलवे बजट को एक तो यूनियन बजट से मिक्स किया गया था और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना शुरू किया गया था, इन दोनों टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली थे। दोनों समय अरुण जेटली थे, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी ने तो 19 से पेश करना शुरू किया। आ जाओ। सो इस बार का जो बजट था उसका मेन फोकस किन एरियाज पे देखा गया? सबसे ज्यादा फोकस फिस्कल कंसोलिडेशन पे रहा। क्या होती हैं ये टेक्निकल टर्म्स, मैं समझाती चलूंगी, तसल्ली से सुनिएगा। फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि हमारा जो भी डेफिसिट्स हैं, अब देखिए हम बोलते हैं ना हमारा बजट हिल गया है, घर के कॉन्टेक्स्ट में समझो तो आपको कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगा। मम्मी लोग बजट मैनेज करते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं डेफिसिट में नहीं आना चाहिए, यानी जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। और अगर ये सिनेरियो बन गया तो फिर हम डेफिसिट में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? डेफिसिट में। अगर हम कंट्री के लेवल पे बोले ना तो बजट कभी भी बैलेंस कंट्री लेवल पे हो ही नहीं पाता। ऐसा होता ही नहीं है कि जितनी हमारी आमदनी थी उतना हमने खर्चा कर दिया, बिकॉज कंट्री लेवल की बात की जा रही है। तो डेफिसिट तो रहता है, लेकिन आप इस डेफिसिट को कितना कम कर सकते हो, यानी आवक कंट्री के अंदर जितना इनफ्लो हुआ और जितना आउटफ्लो हुआ, आप इसको जितना बैलेंस कर सको, जितना इस दूरी को कम कर सको, उतना आपके देश की इकोनॉमी के लिए बेटर रहता है। तो इस बार के बजट के अंदर फिस्कल कंसोलिडेशन यानी इस डेफिसिट को कम करने पे ज्यादा जोर दिया गया। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर और रेलवेज के ऊपर भी बात इस बजट में की गई है, ठीक है। एक एक करके पॉइंट देखते हैं। तो फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिससे वो डेफिसिट्स को कम करने की कोशिश करते हैं। जो डेट होते हैं, यानी कि जो हमारे ऊपर बोरोइंग्स होती हैं, हमने दूसरे देशों से उधार ले रखा है, उसको कम करने की कोशिश की जाती है। इससे फिस्कल कंसोलिडेशन किया जाता है, ठीक है। और ये कैसे होगा? हम हमारे रेवेन्यूज बढ़ाएं और एक्सपेंडिचर को कम करें। तो जहां हम हमारी बोरोइंग्स कम करने की कोशिश करेंगे, हमारे रेवेन्यू अगर हम बढ़ा देंगे, रेवेन्यू यानी कि जहां से हमें पैसा आएगा वो अगर हम ऊपर कर रहे हैं, हमारी बोरोइंग्स हमको ज्यादा नहीं करनी पड़ेंगी, पैसा ऑलरेडी आ रहा है और बोरोइंग हम कम कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास डेफिसिट धीरे 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 कम होता जाएगा, यानी हमारे पास पैसा रहेगा देश के पास। गॉट इट? चलिए, अगर हम बात करें टैक्सेस की, टैक्स रेट कोई बदलाव आया क्या? बजट में सबसे ज्यादा यही देखा जाता है, अच्छा भाई टैक्स स्लैब्स में क्या चेंज आया? अभी नहीं आना था। इंटरिम बजट के टाइम ज्यादा टैक्स को छेड़छाड़ किया ही नहीं जाता, फुल बजट में आएगा जो भी आएगा। सो नो चेंजेस इन टैक्सेस वर मेड। डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो या फिर कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी हो, इसमें कोई भी फेरबदल या चेंज नहीं देखने को मिला। क्लैरिटी है जी? फिस्कल डेफिसिट से जुड़े हुए और कुछ आंकड़े पढ़ेंगे, उसके बाद हम अलग अलग सेक्टर्स से रिलेटेड बजट में क्या बात की गई वो देखने वाले हैं। तो फिस्कल डेफिसिट, यही फिस्कल डेफिसिट के हमारा जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जीडीपी, जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपके देश में बन रही हैं, चल रही हैं, उनकी टोटल वैल्यूएशन कितनी है, यानी आपके देश में पैसा कितना आ रहा है कुल मिला के, और आपने दिया कितना है या फिर आपको देना कितना है, बोरोइंग आपके पास कितनी है या आपने कितना बाहर खर्च कर दिया, इन दोनों के बीच का इंबैलेंस क्या कहलाता है? डेफिसिट कहलाता है। डेफिसिट का मतलब कमी होता है, पता ही है ना, राइट। और फिस्कल का मतलब मनी से रिलेटेड है, तो पैसे की कितनी
कमी है, राइट। बजट की कितनी कमी है। सो इससे रिलेटेड क्या क्या आंकड़े सामने लाए गए हैं। फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर 25, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होकर मार्च तक माना जाता है। यानी कि अप्रैल 2023 में शुरू होके और मार्च 24, राइट, ये जब होगा सो इसको एक फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाएगा। इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है FY 23-24 या इसको FY 24 भी लिख दिया जाता है, जो एंड वाला ईयर होता है उसके हिसाब से। तो जहां कहीं भी आपको FY 25 लिखा हुआ दिख रहा है यानी ये 24-25 की बात की जा रही है। मार्च 24 से अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक की बात, ये बात समझ में आ गई। तो फिस्कल ईयर 25 यानी अभी जो चालू हो रखा है, नॉट हो रखा है, कब चालू होगा, ये अप्रैल 2024 में शुरू होगा, मार्च 2025 के अंदर ये खत्म होगा। ये वाला जो फिस्कल ईयर है इसके लिए हमने डेफिसिट टारगेट क्या लिया है, क्या डेफिसिट टारगेट लिया है, 5.1% ऑफ जीडीपी, 5.1% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी हमारा जितना भी होगा उसके 5.1% तक हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। कुछ एक टर्म्स मैं पहले समझा दूं आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। कहां गए हम, यहां आ जाओ। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लो। फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको समझा दिया, जो भी शॉर्टफॉल गवर्नमेंट की इनकम में आती है इन कंपैरिजन टू द एक्सपेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट या बजट डेफिसिट। और ये हर देश में होता ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का है। बजट बैलेंस करना, फिस्कल बैलेंस करना इज नॉट अ इजी थिंग टू अचीव। आप जितना कम कर सको बस उतना आपको देखना होता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कंट्री के जीडीपी पे, यानी जितनी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो आपके रेवेन्यू लेकर के आ रही है उसी पे आप कंपेयर करते हो, है ना। तो अब जैसे घर में 4 जने पैसा लेकर के आ रहे हैं तो वो आपका जीडीपी हो गया एक तरह से। एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटे लेवल पे समझाने के लिए। अब आपने जितना खर्चा किया वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, दोनों के बीच का आपका डेफिसिट हो गया। तो फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू, आपके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किए हैं एक कंट्री में एक साल में, उनकी वैल्यूएशन को जीडीपी कहा जाता है और उस पे आप फिस्कल डेफिसिट निकालते हो। फिर एक टर्म आप पढ़ोगे अभी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी आपने कुछ असेट्स पे जो खर्चा किया है, बड़े बड़े आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या एसेट्स पे खर्चा किया है जो कि खत्म नहीं हो गए। जैसे हमने कुछ चीज खरीदी और खा ली तो खत्म हो गई, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। मान लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीद ली जिससे अब आप आगे प्रोडक्शन करके और पैसा बना सकते हैं, यानी वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सो मनी दैट इज स्पेंट टू अक्वायर और इंप्रूव फिक्स्ड नॉन कंज्यूमेबल असेट्स। फिक्स्ड असेट, घर, गाड़ी, ये सब फिक्स असेट माने जाते हैं, राइट। और यहीं पे अगर आपने हॉलिडे कर ली तो पैसा गया, एक्सपीरियंस ले लिया, वो फिक्स असेट नहीं होता। कंट्री के लेवल पे अगर आप बात करो, आपने ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, इंफ्रा खड़ा किया है, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। गॉट इट। तो ये आपने टर्म्स देख ली ना, अब आपको समझना ईजी हो जाएगा। आ जाइए, तो पहले हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या रखा गया है, 5.1% ऑफ जीडीपी, ठीक है। फिस्कल 23-24 की बात करते हैं जो अभी चल रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट को रिवाइज करके नीचे ले आया गया है 5.8% ऑफ जीडीपी। पहले इसको 5.9 रखा गया था। तो अगर आप इस साल से अगले साल का देखो ना, तो भी आप देखोगे फिस्कल डेफिसिट में गिरावट टारगेट की गई है, यानी हमें हमारे डेफिसिट को कम करना है। अगर अभी तक ये जो फाइनेंशियल ईयर हुआ है, यानी कि अप्रैल से लेके जनवरी 31 तक की बात करें, तो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इन 9 मंथ्स के अंदर कितना रहा, 9.82 ट्रिलियन, 9.82 ट्रिलियन, जबकि पूरे साल का, पूरे फिस्कल ईयर का 17.87 ट्रिलियन है। यानी हमने 55% एनुअल एस्टिमेट ही फिस्कल डेफिसिट अभी तक दिखाया है, विच इज अगेन अ गुड फिगर, राइट। और गवर्नमेंट कंटिन्यूसली कोशिश करेगी कि हमारा जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, यानी इस डेफिसिट को कम कर सके, और 25-26 में इसको 4.5% तक लाने की टारगेट रखी गई है। समझ में आ गया फिस्कल डेफिसिट का सारा रिलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि आप फिक्स्ड असेट्स के ऊपर खर्च कर रहे हो, जिससे जाके आप आगे ग्रोथ करोगे अपने नेशन की। तो 24-25 का कैपिटल एक्सपेंडिचर सेट किया गया है 11.1 लाख करोड़, करीब 11.1% टोटल एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टोटल एक्सपेंडिचर यानी आपने हर चीज पे खर्च कर दिया, जो भी कुछ खर्चा किया वो टोटल एक्सपेंडिचर है। उसमें से जितना आपने फिक्स्ड एसेट्स में डाला है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो पूरे एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत रखा गया, 11.1% रखा गया, ठीक है। देन टोटल एक्सपेंडिचर
कितना एक्सपेक्टेड है 24-25 के लिए? सो 30.8 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड है, उसमें से 11 लाख करोड़ फिक्स्ड होगा। ठीक है, रिवाइज्ड एस्टिमेट टोटल एक्सपेंडिचर का FY24 यानी 23-24 के लिए टोटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवाइज करके 44.9 लाख करोड़ ला करके रखा है। तो इस बार का टोटल एक्सपेंडिचर 44.9 लाख करोड़ है। अगले साल का एक्सपेक्ट किया जा रहा है 30.8 लाख करोड़ होगा, जिसमें से 11.1% हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फिर बजट के अंदर बताया गया कि इन्फ्लेशन को भी हमने मॉडरेट रखा है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इंडिया ने नहीं देखा, टारगेट बैंड के अंदर 2.6% के अंदर इसको मॉडरेट किया गया है कि भाई 2 से 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन रहेगा। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप हुई है और एवरेज रियल इनकम जो लोगों की है वो 50% तक बढ़ी है। सो अभी अपनी पूरी रिपोर्ट रीड करते टाइम उन्होंने बताया कि भाई जो एवरेज इनकम है, रियल इनकम है इंडिविजुअल्स की, उसमें 50% तक इजाफा देखा गया है। तो सरकार ने इन टर्म्स में अपनी एक तरह से शाबाशी दिखाई है कि हमने सारी चीजें बेहतर करने की कोशिश की है और इन एरियाज में बेहतर हुआ है। ठीक है, तो ये तो सब फिस्कल से रिलेटेड और कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर की बात हमने कर ली। अब अलग अलग सेक्टर्स पे चलते हैं, रेलवे की बात करते हैं। सो सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि 40,000 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वंदे भारत पे और जोर दिया जाएगा। टोटल कितनी बोगीज हैं जो कन्वर्ट होंगी वंदे भारत में? 40,000 नॉर्मल बोगीज विल बी कन्वर्टेड। साथ ही साथ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और शहरों तक पहुंचाया जाएगा, जैसे रेल मेट्रो हो गए, नमो भारत हो गया, ये सब और सिटीज में भी देखने को मिलेंगे। 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे, जिनके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? द पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, एनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो ये 3 मेन कॉरिडोर्स भी रेलवे को आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। देन कमिंग ओवर टू ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी की फील्ड में इंडिया ऑलरेडी बहुत एक्टिव है और हमारा टारगेट क्या है? 2070 तक हमको नेट जीरो कार्बन एमिशंस तक पहुंचना है, यानी जितना कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा नेचर में लौटाएं नहीं, नेट जीरो पे पहुंच जाएं। राइट, उसके लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं और कुछ अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि रूफ टॉप सोलराइजेशन के अंदर हमें 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर रूफटॉप सोलराइजेशन चालू करना है, रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने हैं। कौन सी स्कीम के तहत ये अनाउंस किया गया था? 22 जनवरी को 22 जनवरी को एक स्कीम पीएम मोदी जी ने अनाउंस की, जिसके तहत ये टारगेट रखा गया कि 1 करोड़ घरों की छत पर रूफटॉप पैनल्स लगेंगे। जल्दी नाम लिखो उस स्कीम का। रामलला मंदिर का उद्घाटन करने के जस्ट बाद ये स्कीम अनाउंस की गई थी। ठीक है, सो हर घर में 300 यूनिट फ्री, मतलब इन 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली बन रही होगी, ऐसा टारगेट है। दूसरा, ऑफशोर विंड एनर्जी। ऑफशोर यानी दूर दूर, राइट। ऑफशोर विंड एनर्जी हार्नेस करने के लिए भी वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। क्या होती है वायबिलिटी गैप फंडिंग अभी मैं बताऊंगी, ताकि 1 गीगावाट तक की इनिशियल हम ऑफशोर विंड एनर्जी हार्नेस कर सके। ऑफशोर होती है यानी कि ये प्लांट्स होते हैं समुद्र के अंदर लगाए जाते हैं। ये शोर एरिया है अगर, राइट, तो शोर से थोड़ा दूर ऑफशोर, यहाँ पे विंड एनर्जी के लिए प्लांटिंग वगैरह की जाती है। विंड मिल्स बोल दीजिए या बड़े बड़े वो लगाए जाएंगे, एंड इससे ताकि हम बहुत सारी विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इनिशियल कैपेसिटी कितनी हमने प्लान की है? 1 गीगावाट, और इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या है ये वायबिलिटी गैप? यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इकोनॉमिकली देश के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, वो बहुत इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा लगती है और इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स कूदना नहीं चाहते या कूद नहीं सकते, बिकॉज वो वायबल नहीं है। वायबिलिटी का मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आप मुझसे कई चीजें डिमांड करते हो, मैम ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, मैं बोलती हूँ इट इज नॉट वायबल फॉर मी एट द मोमेंट, यानी अभी ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो ये जो वायबिलिटी गैप है, इसको कम करने के लिए सरकार क्या करती है? फंडिंग दे देती है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, सरकार आती है, प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए कि भाई आप काम तो अच्छा करोगे, हमें पता है आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, पैसा नहीं है आपके पास, चलिए हम फंडिंग दे देते हैं थोड़ी, राइट। तो उसके तहत क्या होता है, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इकोनॉमिकली डिजायरेबल हैं लेकिन कमर्शियली अनवायबल हैं, हो नहीं पा रहे हैं, उसके लिए फंडिंग वगैरह दी जाती है और ग्रांट्स दे दिए जाते हैं वन टाइम या डेफर्ड, तो ताकि वो इकोनॉमिकली डिजायरेबल बन सके। मोर प्राइवेट प्लेयर्स कैन ऑल्सो कम एंड जॉइन हैंड्स। तो ये कौन देता है? ये एक स्कीम है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत इसको दिया जाता है।
समझ में आ गई बात? मैं कोशिश कर रही हूँ कम से कम चीज़ों में आपको समझा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा बातें। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन पे काफ़ी जोर दिया जाएगा, जिसके तहत हमने देखा कि कोल गैसिफिकेशन के प्लांट्स वगैरह शुरू हो रहे हैं। 100 मिलियन टन्स 2030 तक हमको कैपेसिटी रीच करनी है कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन की। ई बसेस पे काफ़ी जोर दिया जाएगा, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं उनमें ई बसेस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। फिर हम देखते हैं टूरिज्म के क्षेत्र में क्या क्या बातें कही गई। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर, स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा कि जैसे आप देख रहे हो जगन्नाथपुरी, पूरी सिटी है उसको हेरिटेज की तरह से डेवलप किया जा रहा है, इसी तरह से अलग अलग स्टेट आइकॉनिक जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं उनको और अच्छे से डेवलप करें। हर एक स्टेट के अंदर एक रेटिंग सिस्टम दी जाएगी फैसिलिटीज और सर्विस के बेसिस पे, ताकि स्टेट्स और इंप्रूव कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड सर्विसेज वाइज। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे। अगर इतना डेवलपमेंट और सर्विसेज पे काम करना है तो पैसा भी चाहिएगा स्टेट्स को, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म, ज़्यादा समय तक जिन पे इंटरेस्ट नहीं बन रहा हो, ऐसे लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आइलैंड्स पे भी शुरू किए जाएंगे, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड पे, ताकि उनको भी टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाया जा सके, उन पे भी कनेक्टिविटी लाई जा सके। तो पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, ये सारी पहुंचेंगी हमारे आइलैंड्स तक भी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें तो अनाउंस किया गया बजट के अंदर, इंटरिम बजट में, अ कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ विल बी एस्टैब्लिश्ड। कॉर्पस यानी एक आप मान लीजिए राशि, एक भंडार इकट्ठा किया जाएगा पैसे का। कितना? 1 लाख करोड़, जिससे कि 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स उस भंडार में से हम निकाल के दे सकें। ठीक है, तो आपने एक राशि इकट्ठी कर ली। अब जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं पर उनको लोन चाहिए, तो आप 50 ईयर्स तक के, ये बहुत बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, उनके आप लोन्स दे सकते हो, इंटरेस्ट नहीं लगेगा जिस पे। तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे जा रहे हैं। इनोवेशन, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अभी शुरू हो रही है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उनके लिए भी लोन्स हम प्रोवाइड कर पाएं, इसका एक कॉर्पस बनाया जाएगा। इन सनशाइन डोमेन, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, इनोवेशन करना है, सनशाइन डोमेन मतलब ऐसे डोमेन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी शुरू हो रही हैं, जिनके ऊपर सूरज की किरण पड़ ही रही है, यानी अभी लोग सिर्फ उनको देखना शुरू कर रहे हैं। गॉट इट? चलिए, देन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग दी जाएगी, लो या जीरो, बिल्कुल इंटरेस्ट पे नहीं। न्यू स्कीम लॉन्च की जाएगी डीप टेक टेक्नोलॉजीज के लिए, डिफेंस पर्पजेस, ताकि हमारा जो आत्मनिर्भरता है डिफेंस सेक्टर में, उसको और स्ट्रांग किया जा सके। तो काफ़ी डीप टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट की जाएंगी, उनके ऊपर भी जोर दिया जाएगा, नई स्कीम्स लाई जाएंगी। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है, जिसके तहत जो जनता है उसको फ्री मेडिकल असिस्टेंस सर्विसेज वगैरह दी जाती हैं गवर्नमेंट और पैनल हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उनको आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स पे भी अप्लाई किया जाएगा आयुष्मान भारत स्कीम को। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स भी इसमें कवर की जाएंगी। मैटरनल और चाइल्ड केयर हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं उनको और पुख्ता बनाया जाएगा और सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम के अंडर में लाया जाएगा। अभी अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स चलती हैं, उन सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के तहत जो माँ है, बच्चा है, उन सबकी केयर के लिए लाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल्स में बहुत बड़ा कारण होता है डेथ्स का, और वन ऑफ द मेजर कैंसर टाइप्स होता है, उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी एनकरेज किया जाएगा। हाउसिंग और माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हालांकि कोविड आ गया था, बड़े चैलेंजेस थे, फिर भी हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण जो है उसके तहत 3 लाख करोड़ हाउसेस को अचीव करने के काफी करीब हम पहुंचे। हमारा ये टारगेट था, पर कोविड के चलते काम बीच में रुक गया, फिर भी हम काफी करीब पहुंच गए इन अचीविंग 3 करोड़ हाउसेस। और आगे आने वाले समय में हम 2 करोड़ और घर बनाएंगे अगले 5 सालों में, बिकॉज डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए, अब एक चीज समझिएगा, जो भी स्कीम या योजना का नाम आप देखोगे ना, उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, उसके बारे में आपको सारी ब्रीफिंग पता होनी चाहिए। एग्जामिनर अगर कोई स्कीम पूछेगा तो या तो अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है वो पूछेगा, या फिर जो न्यूज में हाईलाइटेड रही है वो पूछेगा। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण और अर्बन 2 होती हैं, पता होनी चाहिए। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत एंड टू एंड सपोर्ट आर्टिजन्स को दिया गया, ये भी बताया गया। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उन तक क्रेडिट असिस्टेंस पहुंचाई गई। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? जिसके अंदर जो क्राफ्टमैन होते हैं, कारीगर होते हैं, उनको सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, टूल्स वगैरह दिए जाते हैं। पीएम स्वनिधि योजना क्या है भाई? जो वेंडर्स होते हैं, ठेले वगैरह लगाते हैं, उनको सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोन्स सैंक्शन किए गए, और लखपति दीदी स्कीम भी चलाई गई और इसको आगे और बढ़ाया जाएगा, ये भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया। फिर एग्रीकल्चर और फिशरी के सेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सामने आई, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत फार्मर्स
कितने बेनिफिट किए गए? 38 लाख फार्मर्स को बेनिफिट किया गया, 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ध्यान कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना, ये भी एक योजना है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, और इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, करीब 2.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को क्रेडिट लिंकेजेस दिए गए, यानी क्रेडिट फैसिलिटीज से जोड़ा गया। तो ऐसे जो फार्मर्स होते हैं जिनको अपनी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स चालू करनी है, उन सबको इससे मदद दी जाती है। गवर्नमेंट विल फर्दर प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। जब खेती हो जाती है, फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद दिक्कतें चालू होती हैं ना, मार्केट तक पहुंचना, बेचना, तो इन सब में भी और प्लेयर्स को लाया जाएगा, उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और एक नया डिपार्टमेंट चालू किया जाएगा, मत्स्य संपदा। फिशरमैन कम्युनिटी जो है उनकी नीड्स को केटर करने के लिए मत्स्य संपदा डिपार्टमेंट आएगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट एनकरेज करेगी नैनो डैप का इस्तेमाल। व्हाट इज दिस नैनो डैप? नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट एक नैनो टेक्नोलॉजी वाला फर्टिलाइजर है, खाद होती है ये, जो कि अलग अलग क्रॉप्स के अंदर डाला जाएगा, जो सभी क्रॉप्स के बेनिफिट के लिए होता है। नैनो टेक्नोलॉजी वाले ज्यादा कारगर होते हैं। ठीक है, डेयरी फार्मर्स को और बेहतर पॉलिसीज से जोड़ा जाएगा सपोर्ट करने के लिए। और फुट एंड माउथ डिजीज होती है कैटल के अंदर, फफोले छाले जैसे हो जाते हैं फुट एंड माउथ डिजीज में, तो उसको भी बेटर हैंडल करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। फिर स्ट्रैटेजीज बनेंगी ताकि हम ऑयल सीड्स के अंदर आत्मनिर्भर हो सके, सेल्फ रिलायंट हो सके, हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़े ऑयल सीड। और इसके लिए क्या होगा, जो भी बहुत अच्छी पैदावार या हाई यील्डिंग वेराइटीज होती हैं, वो उनके ऊपर R&D होगी, रिसर्च होगी, उनको प्रोक्योर किया जाएगा, हमारे यहाँ पे खेती की जाएगी, क्रॉप के इंश्योरेंस पे ध्यान दिया जाएगा, ताकि हम ऑयल सीड्स के अंदर आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो कि बजट के अंदर देखे गए। MSME के क्षेत्र में बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। तो स्किल इंडिया मिशन इनिशिएटिव जो है भारत का, उसके तहत बहुत सारे जो अचीव किए गए हैं, कितने लोगों को ट्रेन किया गया है, वो सारी बातें बताई गई। स्किल इंडिया मिशन जो है उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई एक तो आपकी जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है कि जितना बेहतर प्रोडक्शन करोगे उतना इंसेंटिव मिलेगा, और ये यूजुअली ग्रीन एनर्जी सेक्टर में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बनाओगे तो इंसेंटिव मिलेगा। तो वो सब कब हो पाएगा? जब स्किल्ड लेबर होगी। स्किल्ड लेबर नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। दूसरा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है हमारा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब अच्छा होगा? जब हमारी लेबर अच्छा काम कर रही होगी। तो हमारी लेबर का स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, और उसी के चलते स्किल इंडिया मिशन इनिशिएटिव है। और उसके तहत क्या क्या किया गया? करीब 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया, जो ऑलरेडी ट्रेन थे उनको और अपस्किल किया गया, रीस्किल किया गया, करीब 54 लाख यूथ को। 3000 नए ITIs एस्टैब्लिश किए गए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी जोर शोर से निर्मला सीतारमण जी ने जोर दिया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मोदी सरकार ने हमेशा से मुद्दा उठाया है, और जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी के ऊपर उन्होंने और स्ट्रेस किया कि आगे आने वाले टाइम में भी हम रिसर्च और इनोवेशन पे बहुत जोर देंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का एक स्लोगन था, जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। PM मोदी जी ने उसमें एक और चीज जोड़ दी, जय अनुसंधान। अनुसंधान यानी रिसर्च। सो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। सो ये सरकार इसी अनुसंधान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पे फोकस करेगी। और ये आखिरी स्लाइड है, फिर हम रिवीजन पे चलेंगे। तो कुछ और हाइलाइट्स बताए गए कि भाई 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से यानी गरीबी से बाहर लाया गया है पिछले 10 सालों के अंदर। सरकार ने अपने, हर सरकार बताती है ना हमने क्या क्या किया, तो वो बताया गया। करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री में फूड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे लोगों के खाते के अंदर राशि पहुंचे, ऐसे हमने 34 लाख करोड़ रुपीस बांटे हैं PM जन धन योजना के तहत। जन धन योजना जिसमें लोगों के खाते नहीं होते हैं, खाते खुलवाए जाते हैं, और उनको ये दिया गया, जिससे कि करीब 2.7 लाख करोड़ की सेविंग लोगों की हुई है। एंड गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, उनके डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया जाएगा ताकि वो इंडिया के ग्रोथ में फ्यूल की तरह काम कर सके। उन पे अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वहां पे भी जोर दिया जाएगा। ठीक है जी।